नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जो कि साहित्यिक संस्थाओं के ऊपर आधारित है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसके अतिरिक्त अन्य प्रवक्ता परीक्षाओं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रश्न पत्रों में आप देखेंगे कि वहां पर साहित्यिक संस्थाओं से रिलेटेड कई बार सवाल देखने को मिलते हैं। तो हम आज कुछ प्रमुख साहित्यिक संस्थाएं जो हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षोपयोगी तथ्य के रूप में हम देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें तो साहित्यिक संस्था के रूप में काशी नागरी प्रचारणी सभा का नाम आता है। राष्ट्रभाषा हिंदी तथा राष्ट्रलिपि देवनागरी के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सन 1893 में वाराणसी में यानी कि काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। यह हिंदी की पहली साहित्यिक संस्था है। ये हमें ध्यान में रखना है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना मुख्य रूप से राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए और देवनागरी के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से की गई थी, क्योंकि बदले हुए पैटर्न में अब वाक्य के रूप में विकल्प दिए जा रहे हैं और उन विकल्पों को आप टैली करके नीचे दिए गए कूट से मिलाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए काशी नागरी प्रचारणी सभा से सवाल आता है कि इसका उद्देश्य क्या रहा है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में और देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के रूप में के लिए इसका गठन किया गया या फिर इसकी स्थापना की गई सन 1893 ईस्वी में काशी में हुई। आमतौर पर आप किताबों में देखते हैं कि इसके संस्थापकों में तीन नाम लिए जाते हैं: राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह। और एक और नाम दिया जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आपको ध्यान में रखना है कि शुक्ल जी का इसके स्थापना में कोई योगदान नहीं रहा है। जिन तीन व्यक्तियों का नाम यहाँ पर लिया गया है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में मैं RSS लिखा हुआ, जिसे कि आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाए: राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह। यह हिंदी की पहली साहित्यिक संस्था मानी जाती है, जैसा कि मैंने बताया। अगर हम बात करें कि सभा के प्रारंभिक संरक्षकों में कौन कौन थे, तो उसमें गोपाल प्रसाद खत्री, श्याम सुंदर दास के नाम उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त मदन मोहन मालवीय, अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा है संरक्षक के तौर पर। सभा हिंदी प्रचार प्रसार के लिए रचनात्मक तथा आंदोलनात्मक दोनों रूपों में काम करती है। जहां सभा के भागीरथ प्रयत्नों से 12 अप्रैल सन 1900 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालती कामकाज के लिए फारसी के साथ नागरी को भी स्वीकार किया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि देश तो आजाद हुआ 1947 में, तो इसमें से सन 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ से? तो एक उस समय जब गुलामी का दौर चल रहा था, तो संयुक्त प्रांत की चर्चा की जाती थी। ठीक है, ये शब्द वहीं से लिया गया है। आगे आप देखेंगे कि मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से अदालतों में हिंदी को या फिर देवनागरी लिपि को भी मौका दिया गया था फारसी के साथ। तो ये संदर्भ वहीं से लिया गया है। अगर हम बात करें कि नागरी प्रचारणी सभा का क्या मुख्य काम है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे कि आप ध्यान में रख सकते हैं। सभा हिंदी के अनुपलब्ध प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करती है, हिंदी के बृहद कोशों का निर्माण करती है, हिंदी भाषा तथा साहित्य का इतिहास लेखन कार्य करती है, शोध कार्य एवं साहित्यिक गोष्ठियों के आयोजन जैसे रचनात्मक कार्यों को करती है। यानी नागरी प्रचारणी सभा का उद्देश्य राष्ट्रभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए तो था ही, इसके अतिरिक्त ये था कि जो उपलब्ध ग्रंथ नहीं है उनकी उनकी खोज की जाए, कोशों का निर्माण किया जाए, जिसको कि हम वोकैबुलरी कहते हैं अंग्रेजी में, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया जाए और शोध कार्य तथा साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाए। तो ये मुख्य उद्देश्य था नागरी प्रचारणी सभा का। संस्था के अपने आर्य पुस्तकालय में करीब 40,000 मुद्रित पुस्तकें हैं और लगभग 4,000 अप्राप्य हस्तलिखित ग्रंथ भी हैं। प्रादेशिक भाषाओं के भी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ यहाँ से निकले हैं। सभा हिंदी शोध कार्य को विशेष महत्व देती है।
शोध कार्य पर इसका ज्यादा जोर है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, मान लीजिए इतना है तो वाक्य में आ जाता है विकल्प, तो आप जरूर इसको ध्यान में रखिए। उसके पास हिंदी साहित्य के उच्च स्तरीय शोध के लिए अपना एक विशाल पुस्तकालय है और एक अलग शोध विभाग है जिसमें अनुपलब्ध ग्रंथों के अनुसंधान का कार्य होता है। सभा का अपना प्रकाशन विभाग भी है, यानी कि इसका अपना एक प्रेस भी है। सभा के कोश विभाग द्वारा हिंदी शब्द सागर, हिंदी वैज्ञानिक शब्दावली और संक्षिप्त शब्द सागर जैसे संग्रहणीय कोशों का प्रकाशन हुआ है। और जैसे ही आपने हिंदी शब्द सागर देखा होगा, आपके दिमाग में आ गया होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी सबसे पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसको हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ही लिखा था। तो ये यहीं से नागरिक प्रचारणी सभा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ आप खरीदेंगे तो अब तो अलग अलग प्रकाशन वर्षों से प्रकाशित हो रहा है, लेकिन जो मूल है वो नागरिक प्रचारणी सभा से ही प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा अगर हम देखें तो सभा ने अब तक लगभग 500 ग्रंथ साहित्य की विविध विधाओं, काव्य, नाटक, उपन्यास, दर्शन, तर्कशास्त्र, विज्ञान और कला आदि विषयों पर प्रकाशित किए हैं। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, भिशल देव रासो आदि पिछले 81 वर्षों से सभा के महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं। यानी कि सवाल पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो का पहला प्रकाशन किस प्रकाशन से हुआ, तो नागरिक प्रचारणी सभा को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। परमाल रासो, भिशल देव रासो, इन तीनों रासो ग्रंथों का लगभग 81 वर्षों से इस सभा से प्रकाशन कार्य चल रहा है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया 1896 ईस्वी के आसपास में, जो कि एक साहित्यिक शोध पत्रिका के रूप में थी। वर्तमान समय में ढेर सारी आपको साहित्यिक शोध पत्रिकाएं दिखाई पड़ जाएंगी, इसीलिए यूजीसी को टियर लिस्ट निकालनी पड़ी कि आखिरकार किसको वो मान्यता देगा। लेकिन नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा निकली हुई पत्रिका जो नागरिक प्रचारणी पत्रिका थी, वो मूल रूप से साहित्यिक शोध पत्रिका के तौर पर ही जानी जाती रही। सभा हिंदी साहित्य की मौलिक एवं श्रेष्ठ रचनाओं को प्रतिवर्ष पुरस्कृत भी करती है। सभा ने अब हिंदी के प्रयोजन मूलक स्वरूप को दृष्टिगत रखकर संकेत लिपि विद्यालय स्थापित किया है, जिसमें हिंदी की संकेत लिपि, जिसको हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं, या फिर टाइपिंग की शिक्षा दी जाती है। तो ये तो सारी बातें नागरिक प्रचारणी सभा से रिलेटेड थी। आगे है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध भी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा किया गया है। लेकिन तमाम तथ्यों के बाद वर्तमान समय में जो काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि दयनीय है। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार इसके पुनरुद्धार या फिर इसको और सुदृढ़ बनाने का प्रयास जरूर करेगी। लेकिन फिर भी काशी नागरिक प्रचारणी सभा हमारे लिए एक ऐतिहासिक संस्था के रूप में है। इसका बड़ा ही हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण रोल रहा है। आगे बात करते हैं इसी तरीके की और भी संस्थाएं हैं, जिसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, इसको आप ध्यान में रखिए, प्रयागराज में ये स्थित है। सन 1910 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया। बाबू श्याम सुंदर दास जी की प्रेरणा एवं सुझाव से हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा के तत्वावधान में समस्त भारतवर्ष से हिंदी प्रचार अथवा हिंदी के हित के लिए कार्यरत संस्थाओं के प्रतिनिधियों, हिंदी के विद्वानों और प्रेमियों का एक विशेष अधिवेशन महामना मालवीय जी की अध्यक्षता में काशी में हुआ था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो भी विद्यार्थी अभी इलाहाबाद या प्रयागराज में रह रहे होंगे और वो इस संस्था को जरूर प्रत्यक्ष रूप से देखे होंगे, जिसकी स्थापना 1910 में हुई। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अचानक नहीं हुई, बल्कि श्याम सुंदर दास ने इसको प्रेरित किया, सुझाव भी दिया। और हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा, जिसको कि हम काशी नागरिक प्रचारणी सभा भी कह सकते हैं, इसके तत्वावधान में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में काशी में इसकी स्थापना हुई। लेकिन ये है वर्तमान समय में कहाँ पर, ये इलाहाबाद में। ठीक है, अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने काशी में की थी, लेकिन ये जगह जो है वो इलाहाबाद में। इन दोनों अंतरों को जरूर ध्यान में रखिए। इस अधिवेशन में हिंदी भाषा एवं देवनागरी के प्रचार प्रसार के लिए एक नई संस्था हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी गठन किया गया। सम्मेलन के मुख्य सूत्रधार राजर्षि टंडन थे।
आज इनको कि हम हिंदी के प्रहरी के तौर पर भी जानते हैं। और ध्यान में रखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में एक डिस्टेंसिंग लर्निंग कोर्स कराने वाली जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में है, तो ये वही राजर्षि टंडन है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की क्या भूमिका रही है, इससे कौन कौन जुड़े थे और किसके प्रेरणा से स्थापित हुई थी, इस बात को आप समझ गए होंगे। इसी क्रम में आगे हम बात करें तो अभी तक उत्तर भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार की बात की जा रही थी, लेकिन सन 1918 ईस्वी के आसपास में जब महात्मा गांधी भारत का भ्रमण करके भारत में अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिए थे, तो उनके दिमाग में हिंदी के प्रचार प्रसार का विचार भी कौंधा और उन्होंने उत्तर भारत से सीधे दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए उसके लिए चेन्नई में सन 1918 में एक संस्था स्थापित की, जिसको कि हम दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कहते हैं। महात्मा गांधी की प्रेरणा से दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार के कार्य के लिए एक योजना सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के इंदौर अधिवेशन के अवसर पर प्रस्तुत की गई। इन घटनाओं को जरूर देखिए। जहां हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए कमेटी जो गठित की गई वो काशी में महामना मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, इसके बाद इसकी स्थापना होती है इलाहाबाद में। लेकिन जब दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को स्थापित करना पड़ा तो 1918 में एक योजना बनाई गई हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के एक तरीके से तत्वावधान में इंदौर के अधिवेशन। इन छोटी छोटी चीजों को जरूर ध्यान में रखिए कि कब कौन सी घटना हुई और कहां कहां पर ये सारी चीजें हुई हैं। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में स्थापना हो गई। प्रारंभ में इसका नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास रखा गया और यह प्रयाग में सम्मेलन के अंतर्गत कार्य करती रही। लेकिन गांधी जी की इच्छा थी कि दक्षिण में हिंदी प्रचार का कार्य दक्षिण भारतीयों के हाथों में रहे, तो उनके अनुसार बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, बदल गया। सन 1927 में हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास के बजाय इस संस्था को दक्षिण भारत प्रचार सभा नाम दिया। इसलिए आप तमाम किताबों में पढ़ते होंगे जब क्रम वाला प्रश्न आता है तो विद्यार्थी कई बार घबराने लगते हैं। हमने भी कई किताबों में 1915, 1918, 1927 ये सब दिया है, लेकिन आज की वीडियो लेक्चर के बाद ये घटनाक्रम आप सभी को समझ में आने लगा होगा कि आखिरकार 1915, 18, 1927 क्या है। 1918 में योजना बनी, फिर 1927 में इसका नामकरण होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो इसलिए ये सभी वर्ष हमें ध्यान में रखना है। अगर दक्षिण भारत के और भारतीयों के हाथों में सौंपने की बात आई हिंदी प्रचार को लेकर, तो इसके संरक्षकों में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम उल्लेखनीय रूप से लिया जा सकता है। इस सभा की 4 शाखाएं क्रमशः तिरुचिनापल्ली तमिलनाडु में, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, एर्नाकुलम केरल, धारवाड़ कर्नाटक में खोली गई और मुख्य कार्यालय मद्रास में रखा गया। यानी पूरे साउथ इंडिया को कवर करने का प्रयास किया गया। कुछ तमिलनाडु में रख लिए गए, कुछ केरल में रख लिए गए, कुछ आंध्र प्रदेश में रख लिए गए, कुछ कर्नाटक में, जिससे कि ये पूरा जो दक्षिण भारत है विशुद्ध तरीके से वहां पर हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा सके। न सिर्फ इनकी शाखाएं खोली गई बल्कि संस्था के कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, जैसे परीक्षा विभाग, साहित्य विभाग, पत्रिका विभाग और प्रकाशन विभाग। सभा हिंदी प्रचार समाचार तथा दक्षिण भारत से 2 मासिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित कर दक्षिण में हिंदी के संदेश को प्रत्येक घर में पहुंचाने का कार्य करती है। अब हमें कल्पना करना पड़ेगा कि जिस तरीके से काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थिति है, क्या वैसे ही दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है उसकी भी स्थिति वैसी ही है। हालांकि वर्तमान समय में इनका जिक्र ज्यादातर परीक्षाओं के दौर में ही किया जाता है, बाकी धरातल पर क्या हो रहा है हम अगर कभी प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे तभी इसकी स्थिति को बता पाएंगे। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि संस्था लगातार कार्य कर रही है, कुछ मासिक पत्रिकाएं भी वहां से प्रकाशित होती हैं। इसके प्रकाशन विभाग से हिंदी के शिक्षण में उपयोगी सिद्ध होने वाली पुस्तकों का भी प्रकाशन किया जाता है। दक्षिण भारत के प्रमुख केंद्रों पर हिंदी महाविद्यालय तथा हिंदी प्रचारक विद्यालय की स्थापना भी की गई है। हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी सभा समय समय पर करती है। सभा के अध्यक्षों में महात्मा गांधी,
राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी मुख्य रूप से रहे। ये पॉइंट देखिए नोट करने लायक है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अगर अध्यक्षों की बात किए करें तो इसमें स्वयं महात्मा गांधी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रथम उप बल्कि दूसरे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनको भी रखा गया और इंदिरा गांधी भी इसके अध्यक्ष के तौर पर रही। आगे बात करते हैं, अगला जो समिति या संस्था रही है उसका नाम है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है और यहाँ पर एक वर्तमान समय में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय भी है, आप लोग वहां से भी जुड़े होंगे। और मैं ये बोलना भूल गया कि दक्षिण भारत से न जाने कितने विद्यार्थी इस चैनल पर जुड़े हैं, अगर होंगे तो जरूर एक बार आप सभी कमेंट्स करिएगा। आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा सन 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के 25वें अधिवेशन नागपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रस्ताव के अनुसंधान में दक्षिण उत्तर अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी प्रचार के लिए एक हिंदी प्रचार समिति का गठन किया गया। ये घटनाक्रम आप देखिए, जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा है, ये 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के ही 25वें अधिवेशन, ये ध्यान में रखना है, 25वें अधिवेशन में, जो कि अधिवेशन नागपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किए थे राजेंद्र प्रसाद। और पुरुषोत्तम दास टंडन ने प्रस्ताव दिया था कि उत्तर भारत में हिंदी का प्रचार हो गया, दक्षिण भारत में हो गया, अब बीच का जो एरिया है वहां पर भी होना चाहिए, खासतौर से महाराष्ट्र के इलाके में। तो वहां पर एक हिंदी प्रचार समिति का गठन कर दिया गया सन 1936 में। 1938 में शिमला के हिंदी साहित्य सम्मेलन के 27वें अधिवेशन में हिंदी प्रचार समिति का नाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कर दिया गया। इन घटनाओं को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि कब किसका नामकरण किया जाता है और घटना परिवर्तन कब होता है। और शिमला में जब अधिवेशन हुआ तो हिंदी प्रचार समिति का नाम बदलकर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कर दिया गया और उसका मुख्यालय, मुख्य रूप से जो कार्यालय है, उसको वर्धा में रखा गया। तो वर्धा विश्वविद्यालय में जो भी विद्यार्थी पढ़ते होंगे वो भी एक नजर जरूर जाकर इस समिति को देखें समय निकालकर। इस समिति के प्रमुख सदस्यों में अगर बात करें तो सबसे पहला नाम महात्मा गांधी का, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, काका कालेलकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सेठ जमुना दास बजाज का नाम लिया जा सकता है। ये तमाम ऐसे नाम हैं जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से जुड़े हुए थे। राष्ट्रभाषा के माध्यम से भारतीय एकता तथा राष्ट्रभाषा तथा देवनागरी लिपि का प्रचार इस संस्था के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक थे। इसीलिए आप देखेंगे वर्धा विश्वविद्यालय से एक पत्रिका भी निकलती है। कौन सी पत्रिका निकलती है, हमारे वर्धा के विद्यार्थी या शोधार्थी जरूर कमेंट्स करेंगे। और केवल पत्रिका ही नहीं बल्कि कोशिश ये की जाती है कि हिंदी में सारे कामों को किया जाए, ठीक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय नाम दिया गया इसको। आगे बात करें तो राष्ट्रभाषा की शिक्षा एवं परीक्षा का प्रबंध करना भी इसके उद्देश्यों में था। पाठ्य पुस्तकों को तैयार कराना, प्रांतीय भाषाओं के श्रेष्ठतम साहित्य को हिंदी में अनुवाद करवाना और प्रकाशित करना, हिंदी के प्रचार प्रसार में उपयोगी मौलिक पुस्तकें लिखवाना आदि इसके उद्देश्यों में शामिल रहे। सन 1938 में सभा ने अपना प्रकाशन विभाग भी प्रारंभ कर दिया। इसमें देवनागरी लिपि के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाओं को सीखने सिखाने की दृष्टि से भारत भारती नामक पुस्तक माला का प्रकाशन किया गया। ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट, वैसे हम भारत भारती का जब जिक्र करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त का नाम तुरंत आ जाता है दिमाग में, लेकिन यहाँ पर भारत भारती का संबंध देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार और जो विभिन्न भारतीय भाषाएं हैं उनको सीखने सिखाने के दृष्टिकोण से एक पुस्तक माला का प्रकाशन किया गया। समिति राष्ट्रभाषा सन 1943 तथा राष्ट्र भारती सन 1950 दो पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है। इन पत्रिकाओं को जरूर ध्यान में रखिए, कई बार ये सब परीक्षाओं में घूम फिर कर पूछ ली जाती हैं। इन पत्रिकाओं में हिंदी की मौलिक एवं अन्य भारतीय भाषाओं की साहित्यिक कृतियों का हिंदी अनुवाद कर प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रदर्शनियों के साथ साथ द्वितीय एवं तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलनों क्रमशः मॉरिशस, दिल्ली के संयोजन में
समिति की भूमिका सराहनीय रही है। इस समिति के केंद्र मणिपुर, असम, नागालैंड, मिजोरम, बंगाल, उड़ीसा के साथ साथ इंग्लैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बर्मा, जिसको कि म्यांमार भी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, चेकोस्लोवाकिया और मॉरिशस में हिंदी प्रचार प्रसार के कार्यों में ये क्या है, संलग्न है। तो इस तरीके से हमने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के बारे में विस्तार से पढ़ लिया और मुझे उम्मीद है कि इसके बाहर परीक्षाओं में शायद ही सवाल पूछे जाए। आगे बात करते हैं, महाराष्ट्र में ही राष्ट्रभाषा सभा पुणे नाम से एक और संस्था की स्थापना की गई और ये प्रेरणा किसकी रही, महात्मा गांधी की प्रेरणा से इसको स्थापित किया गया और आचार्य काका कालेलकर की सद्भावना में अध्यक्षता में महाराष्ट्र के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण महानुभावों ने 1937 में इस संस्था की स्थापना की। प्रारंभ में यह संस्था राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से संबद्ध रहे, लेकिन 1945 को महाराष्ट्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने एक बैठक में दोनों संस्थाओं से इसको अलग करके स्वतंत्र संस्था के रूप में निर्मित किया, जिसका नाम पड़ गया महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे, जो कि वर्तमान समय में भी काम कर रही है। तो हमारे दिमाग में आया कि बदलते हुए पैटर्न में यूजीसी नेट में अगर इन संस्थाओं से सवाल पूछे जाते हैं तो हमारे विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं उनको ज़्यादा मेहनत न करना पड़े, बस समय न निकाल कर इस वीडियो लेक्चर को देख लें। और इसके पहले आप सभी पढ़े भी होंगे, रिवीजन के तौर पर भी इसको आप ले सकते हैं। कुछ तथ्य हो सकते हैं कि नए होंगे और कई बार जब हम शिक्षक के साथ पढ़ते हैं तो चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। तो इसी प्रयास में हमने इसको बनाया है। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।